तुमने कभी घूरा है उस बर्फ के घर को? एक बार में तो आंखों में समाता भी नहीं है। वो जो देवों का आलय है, गहरे सफेद लिबास में वो जो खुद शिवालय है। अपना अनुभव शेयर करने के लिए ट्रैवल जैसा टॉपिक क्यों सोचा? आदमी के अस्तित्व को सबसे बेहतर तरीके से अगर निखरना है, अगर उसको जीवन को सबसे अच्छे तरीके से जानना है, तो उसे यात्राएं करनी होंगी। कैसे वो समाज सोचता है, कैसे समाज जीता है, कैसे समाज की वो भावनाएं हैं, ये समाज की तरक्की का क्या लेना देना है, ये है यायावरी। इसका सही मीनिंग कोई किसी को नहीं समझाता। हमारे जो पास मतलब हमारी पहले की जनरेशन, क्या कमी रह गई कि हम कभी भी यायावर जो बात है ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए जनरेशन टू जनरेशन। हमारे पूर्वजों ने मानना शुरू कर दिया, जबकि ये संस्कृति थी जानने की। सब कर रहे हैं, पता नहीं है, बस मान लो। इस देश में अगर सनातन को खत्म करने के पीछे अगर वो लोग जीत गए ना, तो उसकी वजह ये है कि मान लो। जानने के साथ एक सबसे बड़ी खराब बात क्या है पता? आपको रोज एक चीज महसूस होती है कि आप कमतर हो, और मानने के साथ ये भूत नहीं आता। तो इस पूरी की पूरी जो जनरेशन है, मैं कहूँगा मेरे माता पिता और उनके माता पिता ये सब जिम्मेदार हैं। जब आप ध्यान करते हैं ना, तो जो ठंडी जगह है, जो पर्वतों का वाइब्रेशंस है, वो ध्यान को तुरंत लगा देता है। मैं सच में आपके दर्शकों से कहूंगा कि एक जीवन में एक लिस्ट बनाओ और आप देखो कि कितनी बार दोबारा जब पाए हो किसी अद्भुत जगह पे जहां आप गए थे। आप पढ़ो, समझो, जानो, उसके साथ जाओ, तो जीवंतता के साथ घट पड़ेगा। जब मैच हटेगा, अंतर्द्वंद हटेगा, ध्यान लगेगा, योगी जगेगा, त्याग नया रूप और रंग लेगा, अध्यात्म में जीवन का हर रंग होगा, तब मौन होकर पुकारना। तब मौन होकर पुकारना, शरीर से झुकना और चेतना से उठना, देखना ईश्वर का साक्षात्कार, देखना शिव का आभास, आयामों और लोगों पे नजर दौड़ाना, बाहें फैलाकर ब्रह्मांड को गले लगाना। तुम कल्पनाओं में नहीं, वास्तविकता में जियो। बस एक बार ठीक से उस बर्फ के घर को खोलो। हर किसी की लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उन्हीं उतार चढ़ाव के टाइम पे ही आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी पर्सनल ग्रोथ होने में बहुत हेल्प करते हैं। और आज मैं आपको ऐसी एक इंसान से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं। मेरी मुलाकात इनसे एज अ टीचर मेरे कॉलेज में हुई थी, और उसके बाद अचानक वापस से लाइफ में एंट्री हुई जब मेरी लाइफ का सबसे बुरा दौर चल रहा था। और ऐसे टाइम पे मतलब बुरे वक्त के टाइम पे जो आपको लोग मिलते हैं ना, तभी आपको एक अच्छा मेंटोर मिलता है। और मेंटोर का काम सिर्फ आपको ओवरव्यू देना नहीं होता है, वो व्यक्ति के पास इतना नॉलेज होता है हर एक सेगमेंट से रिलेटेड। सो उनका नाम है डॉक्टर हरीन सिंह, और उन्हीं से आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ ताकि आपको भी आपके लाइफ में थोड़े से डायरेक्शंस मिले और आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प हो। सो हियर ही इज। सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे ऑडियंस के लिए प्लीज आपका। नमस्कार, मेरा नाम हरींद्र है। मैं मीडिया मैनेजमेंट में MBA हूँ। MPhil मैंने वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में किया है, और PhD मेरा इमेज बिल्डिंग और मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अध्ययन पर हुआ है। जीवन में लेखक होने की कोशिश की है, और एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है, अमेजोन बेस्ट सेलिंग बुक। फिलहाल परिचय अब इतना ही बना है। तो परिचय तो बहुत सारे हैं, पर आप अभी इतना से ही बता रहे हैं। हालांकि ये मैं फॉर श्योर हूँ कि सर के साथ मैं सीरीज ऑफ पॉडकास्ट करने वाली हूँ। इस पॉडकास्ट के साथ फॉर श्योर आपको मजा आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं एंड में रिवील करूंगी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या। सो स्टार्टिंग विद दिस, आपने बताया अमेजोन पे बेस्ट सेलिंग बुक है, तो थोड़ा सा पहले हम उस बुक के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक बुक है जिसका नाम है यायावर। इस बुक ये ट्रैवलिंग पर कविता का एक संग्रह है। साधारणतः हम कविता को पास्ट में लिखते हैं, कि जैसे आप कहीं यात्रा करके आए और आपने उस पर लिखा कि मैं यहाँ गया था, मैंने यहाँ अनुभव लिया। कभी भी साधारणतः एक बड़े मामले में इसको कविता के रूप में नहीं लिखा गया। तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं एक किताब लिखूं जो कविता के साथ उन भावनाओं को बहुत अच्छे से पहुंचाए। मोटा मोटा ये मामला था कि अगर कोई अपनी यात्राओं को याद करे और उस कविता को अगर गुनगुनाए, तो उसको बहुत सारे वो क्षण, वो भावनाएं, वो बारीकपना जो वो एक मिस कर गया है, वो अचानक पढ़ के याद आ जाए। मतलब आपको पढ़ते हुए लगना चाहिए कि ये आपकी जर्नी की कहानी है।
जब लिखने लगा तो थोड़ा और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। फिर ये 4 भागों में बटी। पहला भाग पर्वतों पर, अनुभव, भावनाएं और पहाड़। दूसरा नदी और परकम्मावासी के साथ। तीसरी यायावरी की छोटी छोटी बातें। और चौथी अनुभव, जो जीव जंगल और तकलीफें के रूप में बांटी गई। पहली किताब जैसे ही लिख के जब बाजार में आई तो आप लोगों ने खूब प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो अमेज़न बेस्टसेलर बनी। फिर तीसरी आई यायावरी की छोटी छोटी बातें। अचानक ही लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, अचानक ही मुझे पता चलने लगा कि मैं लिख लेता हूँ। और इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ जो वो एक लक्ष्य था, उन भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का, स्वयं की यात्राओं को याद दिलाने का, एक संदेश देने का आने वाली पीढ़ियों को, उसमें कहीं एक पहला कदम की शुरुआत हो गई। तो ऐसे थी यायावरी की दुनिया। अब मैंने आप जितने टाइम पे आपने बताया कि ये बुक किस बारे में है, एक ही वर्ड कॉमन है, यात्रा। यात्रा या ट्रैवल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। आपको इतनी सारी चीजों का ज्ञान है, ये मुझे पता है। धीरे धीरे मेरे ऑडियंस को भी पता चलेगा कि आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो आपने सबसे पहला लोगों से अपना अनुभव शेयर करने के लिए ट्रैवल जैसा टॉपिक क्यों सोचा? देखो, मैं कई वजह हैं इस बड़े से सवाल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े करके बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, हमारे जो पूर्वज है ना, मतलब मेरे जो पूर्वज है, खासकर मैं ऐसा कहूँ, हमारे जो पूर्वज है, वो हमें ये बताते हैं कि आदमी के अस्तित्व को सबसे बेहतर तरीके से अगर निखरना है, अगर उसको जीवन को सबसे अच्छे तरीके से जानना है, तो उसे यात्राएं करनी होंगी। जैसे हमारे गुरु नानक साहब 28,000 किलोमीटर की यात्रा लगभग की उन्होंने। बुद्ध यात्रा करते रहे, महावीर यात्रा करते रहे। आप दुनिया में जिस भी महानतम व्यक्ति की बातचीत करेंगे, आपको यात्राएं उसके साथ जुड़ी हुई मिलेगी। आप अगर सरलतम तरीके से ये कहें कि उन महान व्यक्तियों को हम जो महान कहते हैं, उन्हें महान बनाने के पीछे अगर कोई हाथ है तो वो यात्राओं का है। और चूंकि ऐसा कहता ना कि एक यात्रा कई चीजें सिखाती हैं, तो चूंकि मैं एज ए शिक्षक हमेशा दिमाग में रहता है कि आपको सिखाना है, आपको बताना है। और जब आप भरने लगते हो, एक बार बुद्ध से कहा गया, महावीर से कहा गया कि भाई ये तो ज्ञान तो हो गया था, फिर क्यों आए वापस, है ना? तो क्यों आए वापस? तो मतलब पिछले जन्म में ज्ञान तो हो गया था, तो क्यों आए वापस? तो जो सीखा था, जाना था, बताना था। अब बुद्ध के साथ तो और बड़ा किस्सा है। बुद्ध के साथ क्या बड़ा किस्सा है कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो चुप हो गए, 7 दिन बोले नहीं। तो ऐसे कहते हैं देवता आपस आसपास बैठ गए कि भाई बोलो, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो पाप जैसा हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। तो बुद्ध बोले कि जिसको पार जाना है वो तो मेरे बिना बताए भी चला जाएगा, और जिसको नहीं जाना है उसकी यात्रा भी बहुत लंबी है, उसको मैं भी बता दूंगा तो भी नहीं जा पाएगा, है ना? तो देवता चुप, ऐसी कथा है। तो फिर देवताओं ने बुद्ध से कहा कि उसका क्या करें जो बीच में अटका है, जो बस एक धक्के पर समुद्र में गिरने को तैयार है ना? इसको ओशो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो फिर बुद्ध को ने अचानक 7 दिन बाद बोलना शुरू किया, और देखो अद्भुत था, है ना? घट गया वो मामला। तो यात्राएं ऐसी है, आपको सब जगह से झंझोड़ देती है, आप सब जगह सीखने लगते हैं। और अगर जीवन में कोई सबसे बड़ा टीचर है तो वो यात्राएं ही है। देखिए, मैं एक लाइन कहता हूँ अपनी किताब में कि जो यात्राओं में गुजारा सिर्फ उसे ही गिना जाए, जो यात्राओं में गुजारा सिर्फ उसे ही गिना जाए। असल में तो मैं बहुत कम जिया हूँ। तो ये है मोटा मोटा यात्रा। अब एक और चीज इसी यात्रा से अगर हम डिस्कस करें, लोग ना यात्रा ट्रैवल इज ऑलवेज फैंटेसाइज्ड विद ट्रैवलिंग, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, आज हम जा रहे हैं, चिल होने जा रहे हैं, या फिर हम किसी इंटरनेशनल जगह पे जा रहे हैं तो शो ऑफ के लिए कि वहां जाएंगे, ये पहनना है, ऐसे फोटोज खिंचाना है, यही सब की लिस्ट है। तो वो यात्रा और जो यात्रा की हम बात कर रहे हैं उसमें मेजर डिफरेंस है। तो थोड़ा सा वो आप डिफरेंस बताना चाहेंगे कि यात्रा किस तरह की आपके जीवन को सही बात पर लेकर आएगी? देखो, 2 सवाल हैं इसी में, तो एक एक करके जवाब देता हूँ। देखो, शुरू होता है मामला ऐसे कि जो साहित्यिक यात्रा है उसको है ना 4-5 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है कि पशुपालक, पेशेवर, तीसरे जो भिक्षा मांगने वाले थे,
चौथे जो व्यापारी हैं, है ना, और पांचवे जो मुक्ति के मार्ग वाले लोग थे, है ना। इन 5 तरीके के यात्रियों का भरमार इतिहास मिलेगा आपको। खूब की रेशम रोड चल रहा है ना, और व्यापारी यहाँ से वहां जा रहे हैं, इब्न बतूता इधर से उधर घूम रहे हैं, है ना, मार्को पोलो आ रहे हैं, खूब मिलेगा। वेनिश और स्पेनिश की दुनिया, और दूसरे आपको वो लोग मिलेंगे जिनको, जो योद्धा है कि मंगोल सेना इधर से उधर भाग रही है ना, और वो ट्रैवलिंग चल रही है लोगों की इधर से उधर। फिर कोलंबस यात्रा करके आ जाते हैं, वास्को डी गामा भारत खोज लेते हैं, कुक ऑस्ट्रेलिया खोज लेते हैं, कार्टेज मैक्सिको खोज लेते हैं, कोलंबस भारत को ढूंढते ढूंढते अमेरिका खोज लेते हैं, है ना। तो ऐसी है वाले यात्राओं के मामले हैं। तो इन सब में बढ़िया मामला एक और यात्रा है। एक यात्रा है, देखिए मैं साफ तौर से कह सकता हूँ इस स्टेटमेंट को कि जो आदमी आध्यात्मिक नहीं है वो ठीक से यायावर भी नहीं है और उसे यात्रा करना नहीं आती। अब यात्रा है क्या, इसको आध्यात्मिक के उस पहलू से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने घर से निकले और यहाँ आ गए, आप अपने घर से निकले, आप चाय पीने चले गए, ये है एक यात्रा सिंपल सी। दूसरा होता है, दूसरे तरीके की यात्रा कैसी यात्रा है कि आप थोड़ा सा पर्यटक हो गए, आप गए, आपने किसी जगह पर अच्छी चीज देख ली, अच्छी चीज समझ ली। तीसरी तरीके की यात्रा कैसी है, जो जैसे इस ट्रेवलिंग में यात्रा वृत्तांत आता है कि मान लीजिए आप उज्जैन गए, आपने महाकाल के दर्शन किए, आपने वो गली देख ली, आपने परचेसिंग कर ली, आप गाड़ी में बैठे वापस आ गए। तीसरे किस्म की यात्रा होती है यायावरी यात्रा। यायावर, आप गए, आपने कल्चर देखा, आपने परंपराएं देखी, आपने सर्वोच्च जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, कैसे वो समाज सोचता है, कैसे समाज जीता है, कैसे समाज की वो भावनाएं हैं, ये समाज की तरक्की का क्या लेना देना है, ये है यायावरी। तो अगर आप इस तरीके की यात्रा करती हैं तो मामला है। देखिए मैं इस शब्द के साथ थोड़ा और क्लियर करता हूं। भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज कहते हैं कि यायावर नाम ब्राह्मणा, यायावर नाम ब्राह्मणा आसस्ते अर्थ मासद अग्निहोत्र भजुहन। यानी कि यायावर शब्द का अर्थ है कि इधर उधर विचरने करने वाला मुनि या गृहस्थ ब्राह्मणों का समूह जो अग्निहोत्र यानी हवन पूजन करता है, या ये श्लोक कहने की कोशिश करता है कि वो जो आधे मास तक जो हवन पूजन करते हैं, या वो लोग जो एक जगह कभी नहीं ठहरते हैं, मतलब शांत काल के बाद नहीं रहते हैं, दूसरा चलता मरते हैं घुमक्कड़ी। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं ट्रेवलिंग, है ना। तो ये है वो यायावर वाला मामला। अब कहते हैं कि ये संस्कृत शब्द है, कुछ और मुझे लोग संस्कृतियों के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये तो संस्कृत के पहले के शब्द हैं। मैं इस देश की खूबसूरती बताता हूँ ट्रेवलिंग के नाम पर, कि जब माँ बाप को भी तय करना होता है ना कि कौन सा बेटा ज्यादा बेहतर है ना, तो वो कहते हैं कि जाओ परिक्रमा कराओ। तो एक बेटा क्या करता है, खड़ा होता है, अपने वाहन पे बैठता है और निकल लेता है ब्रह्मांड की परिक्रमा, धरती की परिक्रमा करने पर। उस बेटे को हम कार्तिकेय कहते हैं। और दूसरा बेटा माँ बाप की परिक्रमा कर लेता है, उस बेटे को हम श्री गणेश कहते हैं। तो ये क्या है, इस देश के कल्चर में है यात्रा। और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं कह चुका हूँ, हमारे अद्भुत लोग जो थे उन्होंने यात्राएं की है। आप ऋषि मुनियों को, आप पुराणों को देखो, आप वेदों को पढ़ो, आपको लगातार ऐसा लग रहा है कि ये लोग लगातार प्रयोग करके, कोशिशें करके सीखने की कोशिश करते हैं। मैं इस यात्रा के साथ आखिरी बार थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए मानव जो जीवन है ना, मानव जीवन, उसका आधार है उत्सुकता। उसका क्या है, आधार है उत्सुकता। और उत्सुकता का जो मानव जीवन को मैं कह रहा हूं ना, असल में ये उत्सुकता आधार है जीवन का। जैसे एक उदाहरण, आज से लगभग 14 अरब साल पहले जब जीवन धरती पे आया होगा, 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी, ठीक करता हूं, आज से 14 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड पे एक अद्भुत घटना घटी जिसको हम ब्लैक होल बोलते हैं, ठीक, 4 अरब साल पहले धरती बनती है, उसके 50 करोड़ साल पहले जीवन का सरलतम DNA के रूप में जीवन बनने लगता है। उसके बाद फिर
सरलतम व्यक्तियों का एक पूरा समूह होता है। लगभग ये यात्रा मैं इसको और सरल एक किताब है ह्यूमन काइंड, अद्भुत किताब है, कोशिश करिएगा पढ़िएगा। वो समझाने की कोशिश करते हैं कि 4 अरब सालों का ये जो इतिहास है जीवन का धरती पर, अगर इसको हम लगभग मोटा मोटा अगर मानने की कोशिश करें तो आप 1 साल में अक्टूबर तक जो जीवन था ना वो बैक्टीरियाओं से भरा था, कुछ भी नहीं था, सरलतम वैल्यू। आप ऐसा मान के चलिए कि 25 दिसंबर के दिन शायद डायनासोर विलुप्त हो गए, है ना। और 31 दिसंबर की रात को 11 बजे हम जो मानव है ना हम आए, जैसे कि हम आज हैं, हाँ है ना, रात को 11 बजे। और 12 बजने मतलब अभी के पूरे कंक्लूजन में 12 बजने में जब 2 मिनट बचे थे, ये पूरा घंटा हमने शिकारी और संग्रह करते हुए बिता दिया, है ना। और मतलब पूरा शिकारी तू संग्रह करता हुआ बिता दिया। जब आखिरी के 2 मिनट बचे तो उस 1 मिनट पहले यानी 11:58 पे कृषि का आविष्कार हो गया, जो लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले मानी जाती है ना। अगर इसको मैं और सरल से बात करूं तो वो कृषि के आविष्कार से लेकर आज तक, यानी उस 1 मिनट में, यानी कि साम्राज्यों का, कृषि के बाद क्या बने, साम्राज्य बने, राजा महाराजा सब बने। वहां से 1969 यानी मानव की सर्वोच्च यात्रा अपोलो 11 पे चांद पे कदम रख देना तक की अगर बात कर लें तो वो सब अगले 1 मिनट में घट गया है, यानी कि 60 सेकंड में। यह है यात्रा। अगर इस यात्रा को और समझाने की कोशिश करूं मानवीय उस पे, तो 25 लाख साल पहले वानरों का एक समूह जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जो जीनोम, जिसको हम जीन वाले वैल्यूज में कहते हैं, इसी से मानव जातियां बढ़ती है। एक होमो हैबिलिस बन जाते हैं, एक होमो फ्लोरेंसिस हो जाते हैं, एक निएंडरथल होते हैं, होमो डेनियस हो जाते हैं, है ना, और होमो लियोसिस हो जाते हैं। और कमाल की बात, जब ये यात्रा आज से शुरू होती है फिर, तो ये होमो फ्लोरेंसिस वो हैं जो 1 मीटर के थे और 25 किलो वजन था जिनका, इससे ज्यादा नहीं है। अभी जो लेटेस्ट मिला है, जिसको हम चाइना में जो फॉसिल्स मिला है, जिसको हम ड्रैगन मैन बोल रहे हैं, हम निएंडरथल के बाद होमो सेपियंस आते हैं। इसको बीच में वैज्ञानिक रखने की कोशिश कर रहे हैं कहीं पे, है ना, बीच में इवोल्यूशन के बीच में कोई और। देखो ये जब आएगा तब समझेंगे। अब ये 5, अब इसकी भी यात्रा को समझो। 70,000 साल पहले उस महान निष्क्रमण की यात्रा शुरू होती है, महान यात्रा शुरू होती है कि अफ्रीका से वो लोग निकले हैं जिन्हें हम होमो सेपियंस कह रहे हैं, पूर्वी अफ्रीका से मोटा मोटा निकले हैं। अगर फैक्ट्स में कोई कमी गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा, पर एक मोटा मोटा भाव समझना कि पूर्वी अफ्रीका से लोग निकले हैं और करीबन 60 से 50,000 40,000 साल पहले ये मध्य अफ्रीका में अल बाबा मादेन के खाई है, जो कि यमन के आसपास है। वहाँ समुद्र बिल्कुल ना के बराबर सूखा इलाका था। उस खाड़ी वाली वैली में से लाल सागर के किनारे से होते हुए मध्य एशिया आ जाते हैं। और ये मध्य एशिया से आते हुए क्या करते हैं, ये मध्य एशिया से आते हुए मध्य एशिया में फैलते हैं। उसमें से एक समूह ऑस्ट्रेलिया की तरफ कूच कर लेता है, एक समूह यूरोप की तरफ चल देता है। ये समूह जब 60 से 40,000 साल पहले यूरोप की तरफ कूच करता है, तो तब वहां पर मौजूद निएंडरथल कौन है, जिन्होंने यूरोप की सर्दी झेली है, वो विलुप्त हो जाते हैं। अच्छा, होमो हैबिलिस कौन है, जो हथियार बनाना जानते हैं। इरेक्टस कौन था, जो सीधे खड़ा हो गया था, है ना। अभी ये यहाँ तक चलता है। उसके बाद 16,000 साल पहले अमेरिका की वैल्यूज हो जाती है। आप ऐसा मान के चलो कि 21वीं या दूसरी शताब्दी में जो रोमन है वो जो नील नदी के किनारों को खोजने लगते हैं। 1492 के आसपास कोलंबस भारत को ढूंढते हुए अमेरिका पहुंच गया। 98 में वास्को डी गामा भारत आ गया, कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। और फिर इस यात्रा में और मार्टिन वाल्दा मूलर पहला ऐसा नक्शा बनाते हैं जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ऐसा पास में है। और ट्रैवलर्स को दुनिया में ऐसा एक मौका मिलता है कि अरे बाप रे, 1969 के आसपास ग्लोब की खोज हो जाती है। फिर एक अद्भुत आदमी घटता है, कोपरनिकस। वो कह देते हैं भाई कि जो ग्रह है, नक्षत्र है, जो सूरज है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है और ये गोल है। तो ट्रैवलिंग की दुनिया बदल जाती है, या और बदल गई, पूरी बदल गई। अब क्या हुआ, अब जो कैलकुलेशंस थे उल्टे लगने लग गए।
गैलीलियो आते हैं और कह देते हैं आदमी सही बोल रहा है, ये जो पादरी है, गैलीलियो खुद पादरी है, ये कह रहे हैं सही। केपलर आते हैं, वो कह रहे हैं अरे गोल नहीं है, अंडाकार है। केपलर आते हैं, गोल नहीं अंडाकार है। फिर एक आदमी अद्भुत यात्रा करता है, मैं आपके दर्शकों को जरूर कहूंगा पढ़ो, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। ये करीबन 1809 के आसपास हैं, पैदा होते हैं। ये यात्रा बीगल के एक जहाज पे यात्रा करते हैं। देखिए वेनिस और स्पेन जहाज के लिए गढ़ था, तो जहाज वाला फील चल रहा है खोजों का, है ना। और डार्विन है ना, 1800 में डार्विन आते हैं और पूरी दुनिया में एवोल्यूशन की थ्योरी बदल जाती है। अब वहां से निकलकर अपोलो 11 तक आ जाना, ये क्या है, ये पूरा यात्रा है। तो ये जीवन जो है ना, ये ऐसे यात्रा कर रहा है, ब्रह्मांड यात्रा कर रहा है। अगर इसको धार्मिक परिपेक्ष में कहूं, परिक्रमा शब्द के साथ, तो हम देखो, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर की पूजा करते हैं, देवी मूर्ति की पूजा करते हैं। हमारे धर्म ने हमें वृक्ष की पूजा करना भी सिखाया है। हमारे धर्म में हमारे बब्बा, गणपति बब्बा, माता पिता की परिक्रमा करना सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पर मेरे पूर्वज, मेरी दादी जो थी वो नर्मदा परिक्रमा करके आई, है ना। यहाँ की नदी की परिक्रमा हो रही है, एक हम धरती की परिक्रमा मान रहे हैं, और एक जिक्र करते हैं हम ब्रह्मांड की परिक्रमा का, जो हम नारद मुनि की जी करते हैं, के साथ आता है। तो ये देश धर्म के साथ भी यात्रा सिखाता है, ये देश विज्ञान के साथ भी यात्रा सिखाता है। ये दुनिया, हम जीवन को जब देखते हैं तो भी वो यात्राओं से भरा हुआ है। और हमारे जो पूर्वज हैं, महान लोग, जो बुद्धि के परिताय हैं, आध्यात्म के परिताय हैं, वो कहते हैं कि यात्रा से ही सब मिलता है। तो ये कुछ ऐसा है यार। मुझे इस बात से बहुत एक अच्छा चीज याद आई। हमें सब जब भी मंदिर जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि परिक्रमा ले लो। और आजकल सनातन धर्म के कारण ही ग्रुप बनता है, ग्रुप मिलके जा रहे, कभी गिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे, उज्जैन में परिक्रमा होती है। तो पर उसका सही मीनिंग कोई किसी को नहीं समझाता। परिक्रमा हो रही है, पर इंटेंशन कि वो परिक्रमा की जरूरत क्या है, ट्रैवलिंग आपको कैसे बदलती है, ये चीजें नहीं सिखाई जाती। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो पास, मतलब हमारी पहले की जनरेशन, क्या उन्हें यात्रा समझाने में कहीं कमी रहेगी? क्योंकि हम जैसे जनरेशन को ये बात आज तक किसी ने नहीं समझाई। तो हमारी पर्सनल खोज है, मतलब मुझे मेरे सोल को सेटिस्फाई करना है, इसलिए मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। तो ये भी बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसी क्या कमी रह गई कि हम कभी भी यायावर जो बात है ये हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए जनरेशन टू जनरेशन? देखो, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा मामला है। मुगल काल के बाद से फिर अंग्रेज काल आया और हमारे पूर्वजों ने मानना शुरू कर दिया, जबकि ये संस्कृति थी जानने की। अरस्तु अकेले नहीं कह रहे कि पहले जानो, जाओ, देखो, फिर समझो, है ना, फिर मानना है। अरस्तु अकेले नहीं कह रहे। हमारे यहाँ हमारे ग्रैंड पापा, जिनको हम कहते हैं बुद्ध, महाबुद्ध, वो कह रहे हैं अपो दीपो भव। कंक्लूजन है उनके जीवन का, आपको सीखना पड़ेगा, पहले जानो, है ना। तो ये जो जानो है ना, वो इस देश के जड़ों में है। इसलिए देश आध्यात्मिकता में या जो मानसिक पटल पर एक अजीब बात, एक अजीब स्तर पर है। अब क्या हुआ, मुगल काल के बाद से या अंग्रेज काल के बाद से हमारी पीढ़ियों ने को ये सिखाया गया कि मान लो। तो क्या हुआ, जैसे ये बहुत, आप शादी ब्याह में किसी दूल्हे से पूछो ये रस्म क्यों हो रही है, नहीं मालूम। आप अपने घर में पूजा करने के तरीके से पूछो, आपको नहीं मालूम। आप अपने घर में सूरज को चढ़ाने से बोलो और चढ़ाने से पूछो, बोलो नहीं मालूम। सब कर रहे हैं, पता नहीं है, बस मान लो। एक तो ऐसा समय आया कि जब हमने हमारे माँ बाप से सवाल पूछे या उनकी पीढ़ी ने सवाल पूछे, तो वो नाराज होने लग गए कि अरे जैसा कहा है वैसा कर लो, पाप लगेगा। ये पाप लाइन इस देश में, अगर सनातन को खत्म करने के पीछे अगर वो लोग जीत गए ना, तो उसकी वजह ये है कि मान लो। जैसे कि अगर हमारी पीढ़ियों ने उन्हें सही तर्कों के साथ जवाब दिया होता, सही तरह से समझाया होता, तो कभी 32 टुकड़े नहीं होते, कभी 40 टुकड़े नहीं होते, कोई कन्वर्टेशंस नहीं हो पाता। असल में आप बात समझो, आप हीरे हो और आपको ये बात नहीं पता है, तो आप फिर आपसे पत्थर हो, है ना। आप अपने पूर्वजों पर की महानतम चीजों को महान कब कहोगे, जब आपको ये बात पता होगी। सारा खेल जानने का है। अगर आप कोहिनूर को नहीं मानो कि ये हीरा है, कीमती चीज है, तो वो पत्थर है, उसने भी ट्रेवल करा, उसकी अपनी कहानी है। तो ये एक बहुत बड़ा
हुआ, देखिए क्या हुआ, इस देश में एक बहुत लंबी साजिश हुई जिसमें हमारे आलसी का भी योगदान है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो लोग ही सफल हुए, उन्होंने इस बात का फायदा उठाया। उसकी वजह भी है, जानना कठिन है, जी। जानना समय मांगता है, जानना आपसे मांग करेगा खुद को बेहतर करने की। हाँ। मानने में क्या है, मानना आपको आलसी देगा, भौतिकवादी बनाएगा। मानने में कुछ भी अपना लेने से आप जितने भी भोग हो आसानी से कर सकते हो। हाँ। जानना में आपको 4 बजे उठाएगा, जानने में आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, है ना? जानने में आपको खर्च करना पड़ेगा, जी। डाँट सुननी पड़े। जानने के साथ एक सबसे बड़ी खराब बात क्या है पता है? आपको रोज एक चीज महसूस होती है कि आप कमतर हो, यस। और मानने के साथ ये भूत नहीं आता। बिल्कुल सही। तो इस पूरी की पूरी जो जनरेशन है, मैं कहूंगा, मैं, मेरे माता पिता और उनके माता पिता, ये सब जिम्मेदार हैं। और ये जिम्मेदार है इस देश के अद्भुत ज्ञान को खोने के लिए, ये जिम्मेदार है इस अद्भुत धर्म को कमतर बनाने के लिए। तो ये है। अब आते हैं कि वो यात्रा सिखाई नहीं की जा सकती। देखो, आप एक अंग्रेज को देखो, वो लोनली प्लेनेट की बुक लेके आता है, जी। उसको खजुराहो को देखता है, उसको सब पता होता है। जी। वो एलोवेरा का टेम्पल देखता है, वो कहता है क्या मोनोलिथिक टेम्पल है यार। और हम वहां उठ के जाते हैं, हम कहते हैं, हम देखो भारतीयों का मोटा मोटा बताता हूं मैं अपने अनुभव से, बड़ा कितना है, हाँ। छोटा कितना है, मोटा कितना है ना? Yes. और एक आध कहानी किससे जिसका कोई लेना देना है, तो छोटा बड़ा, हाँ। मोटा तगड़ा, हाँ। चौड़ाई लंबाई, बस हमारा खेल खत्म। राइट। और ये मूर्ति, आप एक कल्पना करो, ये मूर्ति बनी कैसे होगी, हाँ। है ना? ये मूर्ति बनाने के पीछे, अगर एक कल्पना करो कि एलोरा की एक गुफा है, वहां पे एक मूर्ति को तराशने 20 साल लगते हैं, आपको उन मूर्ति को देख के समझ में आएगा कि 80-90 साल का काम है। इसका मतलब 3 पीढ़ियां लगी होगी। आप सोचो, उसके अजंता में पेंटिंग का एक तरीका बताता हूँ। ऐसा माना जाता है, अगर जगह देखेंगे, कि नीचे पानी भरा गया था और फिर ऊपर चांद की रोशनी में उस पानी जब फैला तो कलर्स किए गए हैं। हाँ। वो भी नेचुरल कलर जो आज तक टिके हैं। अब वो कलर बनते कैसे हैं, आते कहां से है, ये चेहरा बनता कैसे है, ये ऐसा ही चेहरा क्यों? अरे भाई, जिस मूर्ति को 20 साल लगने हैं बनने में, उसने कोई कर्व ऐसे ही बना दिया होगा। आप मूर्ख समझते हो क्या उन मूर्तिकारों को? आप, जो राजा फंडिंग कर रहा है, जो लोग वहां पीढ़ियां बिता रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि वो मूर्ख हैं कि बस ऐसे ही बना दिया? हम अपने फेसबुक में, सोशल मीडिया में से देखते हैं ना कि खंबे घूम रहे हैं, हाँ। बॉल्स घूमती है, अद्भुत कर्व है, देवी ऐसी खड़ी है, देवी वैसी खड़ी है। टीचिंग्स है, Yes. ऐसे ही हो गया। आप बताओ, बुद्ध विहारों को खुद के बनाने में 80-80 साल, 90-90 साल के गुफाओं को लग रहे हैं 25-25, 30 साल। अरे भाई, अगर किसी को बुद्ध विहार में शिक्षा ही देना था तो लकड़ी के घर बना लेते, हाँ। झोपड़ियां बना लेते, जी। बढ़िया बढ़िया। अरे हमने हमारे जीवन तक तो कोयलों के घर को बढ़िया लेप लपा के जी। देखा है, मंदिर गुरुकुलों को बना लेते। जी। लेकिन 80-80 साल, 100-100 साल, 20-20 साल से 80-100 साल खोदने में लगते हैं एक विहार को बनाने में। ऐसा क्यों? सिर्फ रहने की जगह नहीं है। आपको जो समझाया गया है ना, वो सिर्फ उतना नहीं है, ये आयामों और अस्तित्व की बात है। तो जब तक हमारी पीढ़ियां इन अद्भुत जगहों को देखना नहीं शुरू करेगी, वहां जाना नहीं शुरू करेगी, जैसे गोवर्धन परिक्रमा है तो वो अलग वजह है, नर्मदा परिक्रमा उसकी अलग वजह है, उद्देश्य अलग है, मार्ग अलग है, समझाइश अलग है। आप पढ़ो, समझो, जानो, उसके साथ जाओ तो जीवंतता के साथ घट पड़ेगा, आएगा, जी। है ना? और उठ के जाओ तो फिर तो खत्म। जी। एक छोटा सा हम लोग कंपैरिजन करते हैं, वेस्टर्न कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसके पहले मुगल्स पे आते हैं। मुगल्स पूरी दुनिया पे शासन इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने ट्रैवल करा। भले उनका इंटेंशन था तबाही मचाना, पर ट्रैवल करके ही वो मचा पाए और दे कुड लीड द वर्ल्ड। अब आते हैं आज के जमाने में, जहाँ पे हम इंडियंस और वेस्टर्न और इंडियन कल्चर की बात करें। वेस्टर्न कंट्री का एक इंसान 6 महीने कमाता है, 6 महीने छुट्टी लेता है और दुनिया घूमता है, और उसको, जैसे आपने बोला, उसको सब कुछ पता होता है। वहीं इंडियंस की साइकोलॉजी में ट्रैवल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई अंडरस्टैंड कि सबकी प्रायोरिटीज अलग है, सबकी जरूरत अलग है, पर वैसे भी तो वो ट्रैवल कर रहा है, लाइक इमोशनली तो ट्रैवल करता ही है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस है। एक तो मुगल्स की ट्रैवलिंग, वेस्टर्न की ट्रैवलिंग, इंडियंस की ट्रैवलिंग। इंडियंस
फिजिकली ट्रैवल करने की जगह ज्यादा इमोशनली ट्रैवल करते हैं। इन दी वे उनकी परिस्थितियां जो उनकी सोल जर्नी में हेल्प करती है। तो पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ होती है पर फिजिकल ट्रैवलिंग भी तो जरूरी है ना, ताकि आप दुनिया के अलग अलग लोगों को समझो। क्योंकि आप कभी आज अगर मैं आपसे नहीं मिलती तो शायद मैं इंस्पायर नहीं होती मेरी लाइफ में। तो ऐसे कुछ लोग होना जरूरी है और वो आपको ऐसे ही रास्तों में कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो हम कहाँ कमी रख रहे हैं ये चीजों को इम्पोर्टेंस देने में? तो 4-5 सवाल है जी, एक एक करके बताओ। हाँ देखो, कौन लोग हैं? हाँ, जिन लोगों को हम मुनि कह रहे हैं, जी। 28 मुनियों का जिक्र है। हाँ जी, मुनि कौन है? मनन करने वाला, जी। चिंतन करने हाँ, वाला, और इसी में एक और है ना? क्वेश्चन देखो छठा आने वाला है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ उसका रीजन ये कि हम सुनते हैं मोदी जी जब अपना प्रमोशन करते हैं, मतलब दिस इज नो नथिंग विद द पार्टीज और एनीथिंग, बट एक नॉर्मल है। हमारे देश का सबसे बड़ा लीडर मोदी जी, जब वो कैंपेन कर लेते, थक जाते हैं, फिर वो जाते हैं पहाड़ पे, केदार पे खासकर, और जी वहाँ पे बिल्कुल। जाके सन्यासी जैसा बिल्कुल। जीवन जीते हैं। उसकी जरूरत क्या है? मतलब क्यों हम जी। वो एग्जाम्पल देख के भी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट तो नहीं कर 7-8 सवाल हो गए अब तो। हाँ, okay। मैं सब समझाता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मुनि, हाँ। 28 मुनियों का जिक्र है। जी, मुनि मतलब मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, है ना? तो वो जाएगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, है ना? वो हमारे पास इस देश में चारों तरफ मौजूद थे। हाँ। तो जब हम घर से निकलेंगे तो मुनियों से, ऋषियों से, आश्रमों से टकराएंगे। जहां आश्रम से, मुनियों से, ऋषियों से टकराएंगे हाँ। तो स्वयं का विकास होगा। जी, जानेंगे, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, जानने का खेल है ना? एक सवाल। हाँ, दूसरा, देखो, सब भागते हैं हिमालय की तरफ। हाँ, सब सब भागते हैं हिमालय की तरफ। जी, हिमालय क्या? हिमालय वो जो 5 देशों में फैला है, जी। पाकिस्तान, नेपाल, जी। भूटान, भारत और चाइना। जी, ठीक, अगर सीमाओं की बात कर लूं तो अफगानिस्तान और म्यांमार। ठीक, 2500 किलोमीटर की एक पहाड़ की श्रृंखला है। 79 के आसपास पिक्स, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी पिक। यहां तक अब पुराण उठाओ, वेद उठाओ, और सब मिलेंगे कहां पर? हिमालय पे। हिमालय का अपना लेना देना है। जी, ऐसा नहीं है नदियां ज्ञान नहीं देती है। मां नर्मदा तंत्रिक फील के साथ आती हैं। मां नर्मदा ने एक ऐसा आदमी पैदा किया कि वो ज्ञान दिया जिन्हें हम ओशो कहते हैं, जी, है ना? उस पे हम और discuss करेंगे। अभी जो ओंकारेश्वर में मां नर्मदा के किनारे जिस व्यक्ति को ज्ञान हुआ, उनका नाम है शंकराचार्य जी। जी, और अगर इस धरती के विष्णु के अद्भुत अवतार, ये जिनको हम भविष्य के भगवान कहते हाँ। हैं, कृष्ण की अगर मैं बात कर लूं, हाँ। कृष्ण को समझना आज भी, प्रभु कृष्ण को समझना आज भी हाँ। कठिन है। तो जिन्हें अब भी भविष्य का भगवान माना गया है, कल गया होता तो और बात का मामला हाँ। है। उनको भी शिक्षा लेना होती तो मां नर्मदा के आसपास का मामला जमाना पड़ता है। हाँ, अश्वत्थामा। तो ये सब मामले हैं। तो ऐसा नहीं है कि नदियां सबको ज्ञान देती है ना? मैं तो मां नर्मदा के किनारे का आदमी हूँ तो जरा बड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि गंगा किनारे वालों ने खूब बड़ाई कर ली है। तो क्योंकि नर्मदे का ज्ञान हमें पूरा पहुंचा नहीं है, वो हाँ, पहुंचाएंगे। तो हो गया। अब क्या हुआ? तो हिमालय की तरफ जाता है ना? मैं एक छोटी सी कविता, अगर मेरे को ठीक ठाक याद हो, मैं एक मोटा अगर उस बात को समझा पाऊं, फिर मैं उसको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं, है ना? कि कविता ना याद करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि वो एकदम से नहीं याद होती, है ना? देखो, सरलतम समझने की कोशिश करना कि तुमने कभी घूरा है उस बर्फ के घर को? एक बार में तो आंखों में समाता भी नहीं है। वो जो नदियों का जन्मदाता है, वो जो मैदानों को उपजाऊ बनाता है, जिसकी विविधता में जीवन अंगड़ाए लेता है, जो अब भी सुंदर है, जो भी निर्जन है, जो अब भी सुदूर है। तुम उसे भौगोलिक, भूगर्भिक और जैविक विविधताओं में संक्षिप्त ना करो, पर्वतों, झीलों और नदियों में ही बताकर कमतर ना करो। उसने देवों को भी आश्रय दिया है, उसने वेदों, उपनिषदों, पुराणों को भी अपनी गोद में रचा है। वो जो संस्कृतियों की जन्मभूमि है, वो जो देवों का आलय है, गहरे सफेद लिबास में वो जो खोज शिवालय है, वो जो गतिशील स्थिर करा है, जिसके मुकुट पे सूरज और चंदा जड़ा है, घुमक्कड़ों के देवता को अभी तुम ठीक से पहचानते नहीं हो। तुम पर्वतों के राजा के बारे में कुछ भी जानते नहीं हो। जब मैं छटेगा, अंतर्द्वंद हटेगा, ध्यान लगेगा, योगी जगेगा, त्याग नया रूप और रंग लेगा, अध्यात्म में जीवन का हर रंग होगा, तब मौन होकर पुकारना, शरीर से झुकना और चेतना से उठना, देखना ईश्वर का साक्षात्कार,
देखना शिव का आभास, आयामों और लोकों पे नजर दौड़ाना, बाहें फैलाकर ब्रह्मांड को गले लगाना। तुम कल्पनाओं में नहीं, वास्तविकता में जियो। बस एक बार ठीक से उस बर्फ के घर को घूरो, बस एक बार ठीक से उस बर्फ के घर को घूरो। ये मैं जब पर्वत पे किताब लिखी तो ये मेरे इमोशन है, ऐसे कई इमोशन है। हिमालय पे मैंने कम से कम 12-15 कविता लिखी और हर कविता में उस एक अलग भाव को बताने की कोशिश करी कि आप समझो कि क्या है। तो वो सिर्फ 250 किलोमीटर का पर्वतों का मामला नहीं है। एक बार गंगोत्री के बारे में ओशो कहते हैं कि जहां से गंगोत्री है, गंगोत्री का ग्लेशियर 2 किलोमीटर लगभग पीछे खसक गया। तो जहां से वो ग्लेशियर है ना, उसके यहाँ से जहां से जब आप पीछे जाते हो, जो असल गंगोत्री जिसे कहते हैं, तो वहां जहां से निकल रही है ना, वहां से सूक्ष्म शरीर ट्रेवल करते हैं, है ना, सूक्ष्म शरीर। आप ओशो को सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस इससे और अच्छे से समझाएंगे। तो वो अलग ही लेवल है। उसकी एक और वजह बताता हूँ। जब आप ध्यान करते हैं ना, तो जो ठंडी जगह है, जो पर्वतों का वाइब्रेशंस है, वो ध्यान को तुरंत लगा देता है। एक किस्सा कहानी है कि आज से 1000 साल बाद लोग कहेंगे कि हमें तो नींद ही नहीं आती, हमें तो नींद ही नहीं आती। और पता नहीं 1000 साल पहले लोग कैसे सोते थे। तो लोग अगर पूछेंगे, जैसे हमसे पूछेंगे ऐसे किससे कहानी इंटरव्यूज देखेंगे, तो कुछ नहीं, हम आंख बंद करते थे और सो जाते थे, है ना। बुद्ध के जमाने में लोग बैठते थे और ध्यान में चले जाते थे। अब वो हम पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे ध्यान में चले जाते हैं, क्योंकि कमर दुखती है, 1 लाख तरीके के विचार आते हैं, चींटी काटती है, दिमाग काटती, दुनिया का सारा संताप हो जाता है। तो जब पहाड़ों पर जाते हैं तो वो ध्यान का जो मामला है ना, वो जमने लगता है ना। ऐसा नहीं है ध्यान सब जगह हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हिमालय पे ही ध्यान लगेगा, नदियों पे ध्यान लग जाएगा, जंगलों में ध्यान लगता है। ऋषि मुनि कई तरीके से ध्यान लगाते हैं। पर ऐसा है कि जैसे एक जय किशोरी जी का एक इंटरव्यू मैंने सुन रहा था, उन्होंने शायद मोरारी बापू जी के इंटरव्यू में सुना था कि ईश्वर तो सब जगह है ना, तो फिर मंदिर क्यों जाना होता है। तो मुरारी बापू, शायद मैंने जय किशोर जी के इंटरव्यू में सुना कि वो कहते हैं मतलब वो कह रही हैं कि देखिए हवा तो सब तरफ है, लेकिन अगर हवा भरवानी हो ना तो पंचर वाले के पास ही जाना पड़ता है। तो अगर आपको ध्यान के उस स्तर को छूना है, अगर आपको जानना है, समझना है, तो आपको उन जगहों पर जाना पड़ेगा जहां पर वो एनर्जी है, जहां पर वो स्थिति है, जहां पर वो आयाम बनता है ना। और चूंकि जब हम साइंस में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो कहता है ना कि कुछ चीजें आपको जेनेटिक मिलती है और कुछ चीजें आप इन्वायरमेंट से लेते हैं, और इन्वायरमेंट का परसेंटेज जेनेटिक से ज्यादा है। यानी कि आप जैसे हो वो ये बताता है कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है। तो हर एक एंगल से हिमालय को चुना गया और हिमालय पे जाने की होड़ सी लगी। और जहाँ तक है, अब अगले सवाल में बात करूं, देखिए भारतीय ट्रेवलरों के साथ दिक्कत क्या है, हम ज्यादातर ट्रेवलिंग को नेगेटिव नजर से देखते हैं। देखो ट्रेवलिंग कई तरीके की है। हमारे यहाँ जो हमारे देश में जो ट्रेवलिंग है ना, वो 2 मूलतः फेमस है। एक ट्रेवलिंग है धार्मिक। हमारे यहाँ अगर आपको यात्रा करनी है तो इसका मतलब ये है कि आपको केवल और केवल धार्मिक यात्रा करनी चाहिए, और अगर आप धार्मिक यात्रा नहीं करते तो आप जो भी इसके बात करोगे वो पैसा बिगाड़ना है। ये हमारे है ना अंतर मन में बस गया है। हमारे माँ बाप या हमारी पीढ़ियां ये भूल गई कि यात्राएं आपको बेहतर बनाती है, यात्राएं आपको सिखाती है ना। तो अभी समाज ने रट लिया है कि या तो धार्मिक यात्रा होगी या यात्रा नहीं होगी। फिर क्या हुआ कि समाज बिगड़ता है। आप किसी भी लड़के से पूछो कि यात्रा करनी है भारत में, कहाँ जाना है, तो बोला गोवा जाना है। क्या करना है? 2 काम, या तो देह भोगना है या दारू पीनी है। मतलब इसके अलावा आप समझ लो यात्रा का कितना निचला स्तर है ये। या तो देह भोगना है या दारू पीनी है। आपको वो कभी कहते नहीं मिलेगा किनारा देखना है, समुद्र का अस्तित्व देखना है। वो जो किनारों की जो एक एनर्जी थी, कभी पुर्तगाली अस्तित्व था। और सबसे कमाल की बात, ऐसा माना जाता है कि एशिया में जो क्रिश्चियनिटी फैली है उसका एक बड़ा केंद्र था गोवा। जो पुर्तगालियों का लेना देना था वो था गोवा। वहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है गोवा। तो भारतीयों को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है ना। एक तुम पहले ही बोल चुका हूं कि वो अंग्रेज पहले ही लोनली प्लेनेट पढ़ के घूमता है, फिर गोवा वाली लैंड के साथ में। दूसरा क्या है, हमको शिमला जाना है, चाहे कश्मीर जाना है, चाहे कन्याकुमारी, अगर हम इंदौरी हैं तो पोहे मांगेंगे। हमें ना नया खाना है, ना नया सीखना है, ना नया जानना है। दूसरा, आप
आप कभी पहाड़ों के लोगों से मिले या समुद्र के लोगों से मिले तो दिल्ली के या पंजाब के लोगों के बारे में आप पूछेंगे तो कहेंगे वो सबसे खराब लोग हैं, भाषाई तमीज नहीं रखते, गंदगी फैलाते हैं। ऐसे ही पूरे भारत में हर स्टेट के लोगों के साथ है ना। हम गुजरात और राजस्थान को बहुत अच्छा मानते हैं ट्रैवलिंग को लेकर, लेकिन जैसे ही बिहार और यूपी की बात आती है हम डरने लगते हैं। तो ये कैसे हो जाता है? और तो और इस देश में, हमारे देश में बहुत सारी और समस्याएं हैं। जिन लोगों को गवर्नमेंट, एक तो बड़ी समस्या गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट को जिस हिसाब से प्रमोट करना था, जिस हिसाब से आना था, फिर हमारी किताबें यात्रा को वैसे प्रमोट नहीं करती। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 1 साल में 1 बार घूमने जाया करो। गुजरात भी फेमस करते हैं कि कुछ दिन तो गुजारो, है ना। फिर धीरे 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 अभी क्या हो रहा है, आप जगह देख के आते हैं, उस जगह के बारे में जब तक जानते नहीं, समझते नहीं, जीते नहीं, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ती। तो भारतीय ट्रेवल्स ऐसे हैं। यूरोपियन ट्रेवल्स को बात मालूम है कि वो जिस जगह जाएंगे शायद जीवन में दूसरी बार जाना ना हो। मैं सच में आपके दर्शकों से कहूंगा कि एक जीवन में एक लिस्ट बनाओ और आप देखो कि कितनी बार दोबारा जा पाए हो किसी अद्भुत जगह पे जहां आप गए थे। बहुत कम मामलों में दोबारा जा पाते हैं। यूरोपियंस या विदेशी ट्रेवल्स को ये बात क्लियर है। तो क्या करते हैं, भरपूर जीना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं, समझते हैं। वो आपके साथ गांजा फूकते भी पाए जाएंगे, सिगरेट फूकते भी पाए जाएंगे, दारू पीते भी पाए जाएंगे, आपकी मूर्तियों को देखते पाए जाएंगे, आपके बाबाओं को के साथ भी पाए जाएंगे, आपके धार्मिक अनुष्ठान करते हुए पाए जाएंगे। वो हर एक एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए तो नया है ना मामला। अब आते हैं मुगल वाली वैल्यूज में। देखिए, धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में पलायन हुए हैं, यात्राएं हुई है। इस्लाम जब चला था और तब से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े हिस्से में फैला, उसने खूब यात्राएं की। धर्म को फैलाने का जो जुनून जज्बा है उसके साथ में मामला होता है। ऐसे ईसाइयत भी फैली। भारत पाकिस्तान जब बंटवारे में अलग हुए थे तो ऐसा माना जाता है कि 60 लाख लोग इधर के उधर हो गए थे। अगर हम इन बातचीत को पूरी दुनिया में करें तो पूरी दुनिया में लोग इधर से उधर पलायन हुआ है। तो धर्म के नाम पर ऐसा है, क्योंकि जो लोग जैसी संस्कृति से आते हैं, संस्कृति मतलब क्या, वो समाज का मानना, वो समाज का सोचना, वो समाज कैसे समझता है, वो सबको कुल मिला के एक मोटे मोटे मामले में, लगभग मामलों में हम संस्कृति बोल लेते हैं। तो सब उसको फैलाना चाहते हैं, है ना। चाहे भाषा के रूप में फैलाएं, चाहे रहन सहन के रूप में फैलाएं, चाहे आचरण के रूप में फैलाएं, है ना। तो ये चलते रहे। तो ये मुगल वाला मामला, ये यूरोपियन वाला मामला, ये भारतीय वाला मामला, और ये हमारी समझ वाला मामला। तो कुछ ऐसे आयामों के साथ यात्रा को समझा जाता है। इसलिए अगर आप एक आखिरी, अगर मैं उसको क्लोजर दूं, अगर इसलिए आप ट्रैवल नहीं भी कर पाओ तो ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ट्रैवल करा है, चाहे इमोशनली करा हो या बहुत सारे देश दुनिया के कोने दे। और उसका ये जो पोस्ट कार्ड रिकॉर्ड करने का है ना, इंटरव्यूज का जो तरीका है, उससे क्या होता है कि अद्भुत लोग आएंगे, वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे। इसलिए तो कहा जाता है ना, किताबें पढ़ो। एक किताब का लेखक 30-40 साल लिख देगा, आप उसे 2-3 दिन में, 4 दिन में। इसलिए मैंने बोला ये चैनल मेरी सेल्फ हीलिंग के लिए। सो गुड। और बाकियों का भी उद्धार ही होता है। तो आखिरी में फिर से जाते जाते मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि सबका मंगल होए। थैंक यू।